नमस्कार। तो चलिए आज एसएआईवी एग्जाम बूस्टर में हम मिलकर प्राचीन भारत के एक सबसे दमदार टॉपिक मौर्य साम्राज्य के परफेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाते हैं। अपनी नोटबुक खोल लीजिए क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत से हर एक जरूरी पॉइंट को कवर करने वाले हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है। मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा टॉपिक है कि अक्सर समझ नहीं आता कि नोट्स कहाँ से शुरू करें और क्या-क्या लिखें। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। इसके स्रोतों से लेकर इसके महत्व तक और ऐसे नोट्स तैयार करेंगे जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा मदद करे। किसी भी इतिहास को समझने का पहला नियम है ये जानना कि हमें वो कहानी पता कहाँ से चली। तो हमारे नोट्स का पहला चैप्टर यही होगा, मौर्य काल के स्रोत। क्योंकि अगर बुनियाद मजबूत होगी तो जवाब भी एकदम सटीक होंगे। तो हमारे पास सबूत के तौर पर दो तरह की चीजें हैं। एक है साहित्यिक स्रोत, मतलब उस जमाने की किताबें और ग्रंथ, और दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे पुरानी इमारतें, सिक्के या पत्थर पर लिखे संदेश। एक हमें बताता है कि लोग क्या सोचते थे और दूसरा दिखाता है कि वो असल में क्या करते थे। अच्छा, अब साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो सबसे पहले आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि मौर्यकालीन राजनीति और शासन का एक तरह से यूजर मैनुअल है। फिर है मेगस्थनीज की इंडिका, जिसमें एक यूनानी राजदूत ने उस समय के भारत का आंखों देखा हाल लिखा है। इनके अलावा मुद्रा राक्षस, पुराण और बौद्ध जैन ग्रंथ भी हमें कहानी के अलग अलग पहलू बताते हैं। और अगर हम जमीन से मिले सबूतों को देखें तो अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख सबसे ऊपर हैं। ये तो समझिए पत्थर की वो डायरी हैं जिनके जरिए अशोक आज भी हमसे सीधे बात कर रहे हैं। इनके अलावा जूनागढ़ अभिलेख और उस समय के स्तूप और बर्तन हमें उस दौर की एक असली तस्वीर दिखाते हैं। तो अब जब हमें पता चल गया है कि कहानी के सुराग कहाँ से मिले, तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, चंद्रगुप्त मौर्य। ये वो इंसान है जिन्होंने पहली बार एक बिखरे हुए सब कॉन्टिनेंट को एक साम्राज्य के झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। सोचिए जरा, अपने गुरु चाणक्य के ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी के साथ मिलकर चंद्रगुप्त ने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने नंद वंश के ताकतवर शासन को खत्म किया, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर भारत के पहले पैन इंडियन एम्पायर की नींव रखी। वाकई ये कमाल की उपलब्धि थी। अब कहानी में एंट्री होती है चंद्रगुप्त के पोते अशोक की। अशोक की कहानी एक क्रूर विजेता से एक शांति के दूत बनने की है, और ये जो बदलाव है ना, यही उन्हें इतिहास में अशोक महान बनाता है और एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। सब कुछ बदला कलिंग के युद्ध से। उस युद्ध में हुए खून खराबे ने अशोक को झकझोर कर रख दिया। उनका दिल बदल गया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध को छोड़ दिया और एक नया रास्ता अपनाया, और वो रास्ता था धम्म का। ये तलवार से नहीं बल्कि दिल से जीतने की नीति थी। तो ये धम्म आखिर था क्या? ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है। धम्म कोई नया धर्म या रिलीजन नहीं था। ये एक मॉरल कोड था, एक नैतिक आचार संहिता, जिसमें बड़ों का आदर, अहिंसा और सहनशीलता जैसी बातें थीं। इसका मकसद था सभी लोगों का नैतिक विकास करना। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि मौर्य शासकों ने इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे? जवाब है उनके कमाल के एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए जरा इस सिस्टम की मशीनरी को करीब से देखते हैं। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट एरिया है। इस पूरे सिस्टम का आधार था कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग मतलब 7 अंग। यूं समझिए कि राज्य एक शरीर है जिसके 7 अंग हैं: राजा, मंत्री, जमीन, किला, खजाना, सेना और दोस्त। कौटिल्य का कहना था कि जब ये 7 अंग मजबूत होंगे तभी राज्य तरक्की करेगा। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी थे जिन्हें तीर्थास कहा जाता था। इनमें से 2 नाम तो बिल्कुल याद रखने हैं। पहला समाहर्ता, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था, मतलब आज का फाइनेंस मिनिस्टर, और दूसरा सन्निधाता, जो शाही खजाने का इंचार्ज था, यानी ट्रेजरर। और जानते हैं, मौर्यों का एक सीक्रेट वेपन भी था, उनकी जासूसी व्यवस्था, जिसके जासूसों को गुड़ पुरुष कहते थे। ये पूरे साम्राज्य पर नजर रखते थे। इसके अलावा शहरों और सेना को मैनेज करने के लिए अलग अलग कमिटियां बनी हुई थी, बिल्कुल आज की तरह। मतलब उस जमाने में भी कितना एडवांस सिस्टम था।
तो चलिए अब अपने नोट्स को फाइनल टच देते हैं। हमने स्रोत, शासक और प्रशासन सब देख लिया। अब इन सब को मिलाकर समझते हैं कि आखिर क्यों मौर्य काल को भारतीय इतिहास का एक लैंडमार्क चैप्टर कहा जाता है। मौर्यों ने हमें विरासत में क्या दिया? सबसे पहले राजनीतिक एकता का कॉन्सेप्ट, एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का मॉडल, कला और आर्किटेक्चर को जबरदस्त बढ़ावा, और सबसे बढ़कर धम्म के जरिए पूरी दुनिया को शांति और सहिष्णुता का संदेश। ये वो विरासत है जो आज भी मायने रखती है। और अब ये सवाल आपके लिए है। मेंस की प्रैक्टिस के लिए सोचिए, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं और वो आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। हमने जो नोट्स बनाए हैं उनका इस्तेमाल करके इसका जवाब लिखने की कोशिश जरूर करें। इससे आपकी समझ और भी गहरी होगी। अगले सेशन तक पढ़ते रहिए।